वेलकम दोस्तों अगेन। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके देसी टेक चैनल में स्वागत है, जिसका एक ही पर्पज़ है हमारा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो हम लोग हिंदी में शेयर कर सकें, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है फ़ायदा हो। अगर आपको ये चैनल और इस पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप लोगों के साथ फॉरवर्ड कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है अपना वर्चुअल बॉक्स की नेटवर्किंग के ऊपर। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाने वाला हूँ। हो सकता है मेरी ये वीडियो जो है बाकी वीडियो के कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी हो, बट आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ श्योर है कि आप लोगों को वर्चुअल बॉक्स की नेटवर्किंग को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर बाई चांस कोई बात नहीं बनती, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोग जो है आज वर्चुअल बॉक्स की नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने टाइप की नेटवर्किंग आती है ना। तो शुरुआत हम लोग करेंगे। तब मेरा थोड़ा सा क्या है, लैपटॉप स्लो है, तो उसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले नॉट अटैच्ड करके होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन जिसके बारे में मैं बात करूँ। अगर ये आपने क्लिक किया है, मतलब कि आपका जो नेटवर्क एडाप्टर है वर्चुअल मशीन का वो कनेक्टेड नहीं है, अटैच नहीं है, और वो ना तो आपकी बेस मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, ना ही वो किसी और मशीन से कम्युनिकेट कर पाएगा, और ना ही कोई और मशीन इससे कम्युनिकेट कर पाएगी। बस वो सिंपल चलेगी, ऐसे चलेगी जैसे उसमें लैन कार्ड है ही नहीं। ठीक है। तो चलिए, ये नॉर्मली मैंने तो कहीं यूज़ करते हुए किसी को देखा नहीं है। बट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है नेट की, यानी एटी नेट, है ना। तो नेट में होता क्या है, नेट अगर आपने करना है, आप वर्चुअल मशीन में जाइए, है ना। वर्चुअल मशीन में जो भी आप कर रहे हो उसकी सेटिंग्स में अगर आप जाते हो, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क में जाओगे और वहाँ पे आपने नेट सिलेक्ट करना है। तो नेट में सिर्फ नेट आप सिलेक्ट करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूँ नेट के अंदर, तो नेट के अंदर क्या होगा कि आप वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर पाती, बट वर्चुअल से होस्ट काम करती है और होस्ट से वर्चुअल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकती है। होस्ट मशीन यानी कि जिस पे वर्चुअल मशीन आपकी है ना। और वर्चुअल मशीन से लैन में भी बात हो सकती है, और लैन से वर्चुअल मशीन में पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू बात हो पाएगी, है ना। मतलब बाहर वाला आदमी अगर अंदर बात करना चाहता है वर्चुअल मशीन से, पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू बात हो पाती है इसके अंदर। तो वो किस तरीके से होती है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से करूँगा प्रेजेंटेशन के थ्रू, है ना। तो अगर आप ये देखें, अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन नेट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि उन सब मशीन का, अगर आप 10 मशीन भी इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उन सब मशीन का डिफ़ॉल्ट में आईपी एड्रेस यही रहता है 10.0.2.15, 10.0.2.15। ये आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और वो उसका एक नेट एडाप्टर होता है, वर्चुअल नेट एडाप्टर होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे जैसे काम करता है। वो 10.0.0.2 ही रहता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। थ्रू दिस होस्ट मशीन का इंटरफेस यूज़ करके ये इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आ रहे हैं आपको बात समझ में? मतलब ये वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं होस्ट मशीन का, जिसका कि अलग ही रेंज में आईपी एड्रेस है। और ये बाहर जा कर के इसके इंटरफेस के थ्रू, जो इसका फिजिकल इंटरफेस है उसके थ्रू ये इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने इसका नेट में रखा और डिफ़ॉल्ट में इनका आईपी रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि इन मशीन को, अगर मान लिया मैं इस मशीन से, ये मेरी होस्ट मशीन है, इस मशीन से इस मशीन में लॉगिन करना चाह रहा हूँ, एसएसएच करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी सेंटोस मशीन है, या मैं कोई और सर्विस चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको इसके थ्रू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता ये आईपी देके, क्योंकि दोनों का सेम आईपी है। तो इसको पता नहीं लगेगा कि भाई अच्छा मुझे किस मशीन के अंदर जाना है करके, है ना। सेम चीज़ें इनके साथ में प्रॉब्लम आती है। बट ये क्या है, ये बाहर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया नेट में लगाने से ये इनका इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट ये वाले रिवर्स में इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बट इससे कम्युनिकेट करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊं। अगर आप इससे कम्युनिकेट कराना चाहते हो, तो सपोज करो आपने सेटिंग्स में गए, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके नेटवर्क में गए और यहाँ पे नेट में सिलेक्टेड है, यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे रूल डाला है TCP 2020 पे पोर्ट 80 होगा, मतलब ये जो गेस्ट आईपी, यानी कि जो भी मैंने मशीन लिया है इसका आईपी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस होस्ट आईपी से 2020 से जो भी रिक्वेस्ट आएगी,
ठीक है, वो पोर्ट 80 पे जाएगी, किसके, इस मशीन के पोर्ट 80 पे। यानी कि पोर्ट 80 पे अगर सपोज हमारा वेब सर्वर चल रहा है तो वो क्या है, पोर्ट 80 के ऊपर इसकी रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, और अगर आपने इसको दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर किया है तो वो डायरेक्ट भी जा सकती है। मैं जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र खोल लिया। ब्राउज़र खोलने के बाद मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस देखता हूँ, मेरा करंट आईपी एड्रेस क्या है ना। सबसे पहले बेस मशीन का आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड में गया और मैंने चेक किया आईपी कॉन्फ़िग कमांड के थ्रू, और मेरा 192.168.1.7 है। तो मैं यहाँ पे 192.168.1.7 और मैंने पोर्ट फॉरवर्ड क्या किया 2020। अब इस पे क्या है, ये वेब सर्वर खुलना चाहिए। ये वेब सर्वर किस पे होस्ट है, ये वेब सर्वर हमारे इस वर्चुअल मशीन के ऊपर होस्ट। ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस क्या है, अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको मार के दिखाऊं तो इसका आईपी एड्रेस डिफॉल्ट में क्या है 10.2.15 है, 2 है ना। और मैंने यहाँ पे कहीं भी 10.0.2.15 नहीं मारा है। ये एक और मैंने इसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या किया 1.7 यानी कि बेस मशीन जो हमारा होस्ट मशीन है उसका आईपी एड्रेस, और पोर्ट फॉरवर्डिंग में मैंने जो पोर्ट दिया था वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और वो क्या हो गया, वो पोर्ट फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एसएसएच करना है तो आप बोल सकते हो कि भाई 4040 पे 22 नंबर पोर्ट पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो यहाँ पे अपना होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस, उसके आगे 4040 पोर्ट डालोगे तो डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा, आपकी वर्चुअल मशीन पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग लेने से आपको बेस मशीन की रेंज के आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लिया आपका बाहर से कोई बंदा है, उसको आपको कोई सर्विस देनी है जो आपकी मशीन पे है, या उसको टेस्ट कराना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार मेरी आईपी एड्रेस पे ये पोर्ट नंबर पे आपको ये वर्चुअल मशीन की ये पर्टिकुलर सर्विस एक्सेस मिल जाएगी। तो आपको अलग अलग 1.8 1.9 ऐसे करके अलग अलग आईपी एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। पोर्ट फॉरवर्डिंग से बाहर वाले लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हो और आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, अगर मैं वापस हम लोग प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, कि ये दोनों मशीन भी आपस में बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आया कि अगर बाहर से किसी को इसमें एक्सेस करना है तो उनको पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकती है, और डायरेक्ट भी हम इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग ही कर सकते हैं। अगर मान लिया मैंने पोर्ट 80 इसका यूज़ करना है, 2020 यूज़ कर लिया, और इसमें 2021 इस मशीन के लिए मैंने डाल दिया कि इस मशीन का पोर्ट 80 2002, तो मैं वहाँ पे 2121 मारूंगा तो इस मशीन पे जाएगा, अगर मैंने इसको ऐसे करके वहाँ पे डाला है ना। तो ये आप समझना। तो जो बेसिक हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर बाहर वालों को अंदर आना है, इस मशीन से बात करना है, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू वो लोग बात कर सकते हैं, और बाकी वर्चुअल मशीन थ्रू नेट वो उससे भी बात कर पाएगी और बाहर भी यूज़ कर पाएगी इंटरनेट या जो भी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी होपफुली आप लोगों को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेटिंग आती है इसके अंदर वो है नेटवर्क की। अब नेटवर्क और नेटवर्क में क्या फ़र्क है, इसको आप अगर सिलेक्ट करते हो, इसके अंदर दोनों के अंदर एक चीज़ का ही फ़र्क है। अगर आपको मैं बहुत मोटे तौर पे समझाऊं, बाकी तो डिटेल में मैं यहाँ पे समझा दूंगा, कि ये एक वर्चुअल नेट अडॉप्टर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है, नेटवर्क में दो चीज़ें काम करती है। एक आपका नेटिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि गेटवे डिफ़ॉल्ट में, और एक आपका आईपी एड्रेस डीएचसीपी के लिए होता है। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लिया मैंने वर्चुअल मशीन ए और 2 वर्चुअल मशीन को नेटवर्क में डाला, तो डिफ़ॉल्ट ये आईपी एड्रेस इससे लेंगे 10.0.3। ये आईपी एड्रेस जो है ये सर्वर का है, डीएचसीपी सर्वर का, और इनको डिफ़ॉल्ट में कोई भी आईपी एड्रेस दे देगा। और ये वर्चुअल नेट स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपस में। और एक नेट अडॉप्टर रहता है जो कि इनके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे जैसे काम करता है, उसका आईपी एड्रेस 10.0.2 रहता है। इसको हम बदल नहीं सकते रेंज के हिसाब से। जैसे मान लिया मैंने 192.168.0.0 करके आईपी एड्रेस रखा, है ना, नेटवर्क का। तो नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आप अगर यहाँ पे जाओगे, प्रेफरेंस में जाओगे, प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा, इस ऐड के थ्रू। जैसे अगर मान लिया सपोज करो मैं इसकी रेंज चेंज कर देता हूँ, 10.2 की जगह कुछ और चेंज कर रहा हूँ, तो आप ये ध्यान देना कि इसका जो आईपी एड्रेस होगा
है ना। लास्ट में जो 3 है, लास्ट में जो 3 आईपी एड्रेस है वही DHCP रहेगा, यानी कि 192.168.0.0 है तो 0.3 ऑटोमेटिक में डिफ़ॉल्ट में DHCP सर्वर बन जाएगा, और 0.2 आपका जो है नेट का नेटवर्क बन जाएगा, और उसके बाद उसकी सीरीज़ के ऊपर वाले आईपी एड्रेस वो अपने आप अलॉट करना शुरू कर देगा। तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि ये मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, अगर 2.5 इससे कम्युनिकेट करना चाहती है 2.6 से, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती है और आप एक नेटवर्क बना सकते हो, नेट नेटवर्क। और ये मशीन नेट के थ्रू बाहर इंटरनेट भी एक्सेस कर सकती है, और जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट फॉरवर्डिंग सेम, उसके थ्रू आप इन मशीन को बाहर से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी रेंज अलग है तो आप डायरेक्ट इनको नहीं एक्सेस कर सकते। थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग कहाँ पे सेट होती है, तो इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप ये चेक करते हो और यहीं पर इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। कैसे, ये प्रोटोकॉल कौन सा, होस्ट आईपी क्या है और गेस्ट आईपी क्या होगा। जैसे हमें वहाँ पे तो रेंज कंफर्म रहती है 2.5 है, 2.6 है, और किस पोर्ट के ऊपर वो जाना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, है ना। तो ये सेकंड रेंज ऑफ आईपी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों से, वो ये है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें नेट में ये दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी, दोनों का सेम आईपी एड्रेस रहता है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों का अलग अलग आईपी एड्रेस है, दोनों कम्युनिकेट कर सकती है। एक DHCP सर्वर इनके बीच में काम करता है और नेट के थ्रू हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के किसी नेटवर्क की ज़रूरत है तो वो आप बना सकते हो। अमूमन अगर खाली मुझे इंटरनेट यूज़ करना है तो खाली मैं नेट यूज़ करता हूँ मशीन के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट हमने ये बात कर लिया नेट, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट जैसे मैंने आपको बताया VM टू VM कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पे VM टू VM कम्युनिकेट हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है ब्रिज एडाप्टर। ब्रिज एडाप्टर में क्या होता है, ब्रिज एडाप्टर के अंदर, ब्रिज एडाप्टर में होता है हर मशीन का अपना एक आईपी एड्रेस होगा, बट वो आईपी एड्रेस रेंज क्या होगा, उसी रेंज का होगा जिस रेंज का, या उसी सबनेट का होगा जिस सबनेट का बेस मशीन होता है। जैसे यहाँ पे 1.10 है, 1.11 है, 1.5 है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वर्चुअल मशीन ये बाहर का जो आपका नेटवर्क है उसी का पार्ट बन जाती है, और बाहर के लोग डायरेक्ट इसको और ये इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। सिंपल मतलब आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, जैसे हमारा स्विच से कनेक्ट होती है बाकी मशीनें, उस तरीके से। इसमें लॉस यही रहता है कि अगर आपके पास मशीन में 4-5 वर्चुअल मशीन चल रही है तो आपको सबको अपने अपने आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे, तो आपकी आईपी एड्रेस की रेंज जो है ब्लॉक हो जाती है। तो उस रेंज को ब्लॉक ना होने के लिए हम लोग नेटिंग में पोर्ट फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, है ना, कि कन्फ्लिक्ट ना करे। मैंने कुछ वर्चुअल मशीन बनाया टेस्ट एंड ट्रायल के लिए और वहाँ पे जाके वो प्रॉब्लम आ गया। तो ये ब्रिज के अंदर ये फ़ायदा है, ब्रिज नेटवर्क के अंदर। और इसके अंदर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि VM टू VM कम्युनिकेट कर सकती है, VM टू होस्ट, होस्ट टू VM, है ना। हर तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। कारण क्या है कि सबके अपने अपने आईपी एड्रेस है। जैसा नॉर्मल अपना लोकल लैन में कम्युनिकेशन होता है, सेम चीज़ यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप ब्रिज कनेक्शन बना करके करना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने इसमें तो बनाया नहीं, इसमें मैंने आगे होस्ट ओनली एडॉप्टर बना रखा है, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक वर्चुअल मशीन में आप अलग अलग किस्म के नेटवर्क भी बना सकते हो, एक को बंद कर सकते हो, एक को ऑन कर सकते हो, दोनों को साथ में यूज़ भी कर सकते हो, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग स्किल भी आना चाहिए कि भाई किस तरीके से मैं इनको यूज़ करूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बात होगी वो है इंटरनल नेटवर्क की। इंटरनल नेटवर्क क्या होता है ना। तो इंटरनल नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि आप दो वर्चुअल मशीन होती है अलग अलग, है ना, उसको वर्चुअल स्विच से कनेक्ट करते हो और उनका आईपी रेंज जो है आप सिलेक्ट करके उनको देते हो, सेटिंग कर देते हो उसके अंदर। बट इसके अंदर अगर आप सिलेक्ट करते हो इंटरनल नेटवर्क, यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हो नेटवर्क में, सब नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट होंगे, बट उनको ऐड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको नेटवर्क ऐड करना है तो आपको फाइल के अंदर प्रेफरेंसेस में जा करके वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। नेट की ज़रूरत नहीं है आपको अलग से ऐड करने के लिए, है ना। पोर्ट फॉरवर्डिंग उसकी वहीं पे होती है, इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसी में ही क्या है, इंटरनल नेटवर्क है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो इंटरनल नेटवर्क को, यहाँ पे आकर के
तो उसमें क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो वर्चुअल मशीन ही आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी, बाहर वाली मशीन अंदर इन मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, ये मशीन भी बाहर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड नेटवर्क बनेगा जिसमें कि किसी भी तरीके का बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ बनाना चाहते हो जिसमें कि बाहर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और उस पूरे नेटवर्क को आइसोलेट करना चाह रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो ये वाला नेटवर्क यूज़ करके, और इन वर्चुअल मशीन में आप आईपी एड्रेस एक रेंज की डाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होस्ट ओनली अडॉप्टर। ये भी बहुत यूज़ होता है। होस्ट ओनली अडॉप्टर में क्या होता है, वीएम टू वीएम बात हो सकती है, मतलब दो वर्चुअल मशीन आपस में बात कर सकती हैं। वो भी देखेंगे किस तरीके से वीएम से होस्ट मशीन से बात कर सकती है, यानी कि जिस पे होस्ट है होस्ट से वीएम बात कर सकती है, बट लैन और वैन में बाहर बात नहीं होती है। तो इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो भी हम बता देते हैं आपको, है ना। तो ये कहाँ से सिलेक्ट होगा, आप सेम अगेन यही सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जो है नेटवर्क में जाओगे और यहाँ पे होस्ट ओनली अडॉप्टर सिलेक्ट करोगे। बट होस्ट ओनली अडॉप्टर सिलेक्ट करने से पहले आपको होस्ट नेटवर्क मैनेजर में जाके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, प्रेफरेंस में जा करके आप जो है नेटवर्क में या नैन नेटवर्क ऐड करते हो और यहीं पर ही होस्ट नेटवर्क मैनेजर में होस्ट ऐड करते हो। ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं होता। इसके अंदर आप जो है 192.168.56.1 ये डिफ़ॉल्ट वर्चुअल एडाप्टर रहेगा होस्ट ओनली, जिसके थ्रू बेस मशीन और आपकी वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगी। इसमें एक DHCP सर्वर होता है, इसकी रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट, जैसे इसका 100 है और IP एड्रेस 101 से 254 तक ये अलॉट करने वाला है डिफ़ॉल्ट में, है ना। तो ये आप अलग अलग मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे और किसी भी वर्चुअल मशीन में जा कर के आपने जैसे मान लिया एक से ज़्यादा नेटवर्क इसमें डाले, नो ये नेट हो गया और दूसरा एडाप्टर ऑन किया, इसमें होस्ट ओनली एडाप्टर आपने यूज़ कर लिया, तो वो अपने आप उसको IP दे देगा। तो जैसे हमने यहाँ बात किया VM टू VM, और ये किस तरीके से बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में DHCP सर्वर चल रहा है 100 पे और ये इसका गेटवे वर्चुअल एडाप्टर है जिसके थ्रू कम्युनिकेट करने वाले हैं, ये रेंज है। तो DHCP ने इनको एक को 101 दे दिया, एक को 103 दे दिया IP एड्रेस, हमारा 168.1.5 है जो कि इस रेंज से बिल्कुल अलग है। बट ये क्या है, ये कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दिस एडाप्टर इन मशीन के साथ में, पिंग करेगा, पिंग हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। ये भी इस मशीन को बाहर से पिंग कर सकते हैं, बट ये नेट से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर अगर मुझे कोई सर्विस, कोई नेटवर्क सिर्फ इतने लेवल में चलाना है, मतलब होस्ट को भी मुझे उसमें इन्वॉल्व करना है, उस समय मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करता हूँ। और अगर मुझे इन मशीन में इंटरनेट भी चाहिए तो मैं एक एडाप्टर और इसमें ऐड कर सकता हूँ नेट में। जैसे मैंने आपको, अगर मैं अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ इसका, तो यहाँ पे मेरा ये नेट है 2.15 और यहाँ पे ये मेरा होस्ट ओनली एडाप्टर है ना। तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर काम कर रहे हैं। इसका भी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये दिखाया 2020 मारने से ये नेट पे पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाया तो ये सेम पेज खुल रहा है। बट अगर मैं यही पेज, है ना, होस्ट ओनली एडाप्टर के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया बेस मशीन जो है वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है, और मैंने ये मारा तब भी ये खुल रहा है ना। तो दोनों के ऊपर ये सर्विस चल रही है। बट क्या है, ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर इसमें नेटिंग नहीं है। अगर मैं नेट डिसेबल कर देता हूँ इसका, तो ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नेट भी अनेबल्ड है। तो इसीलिए क्या, ये मशीन इंटरनेट एक्सेस कर पाएगी मेरी वाले। बट अगर मैं इसमें नेट नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, नेटिंग नहीं डालता हूँ, तो ये नहीं कर पाएगी। तो ये होस्ट ओनली है। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ ऊपर, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो होस्ट ओनली एडाप्टर का ये एक जो है फ़ायदा है इसके अंदर। तो मोटा मोटा हम लोगों ने जो बात करी है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो हम लोगों ने ये नेटवर्क की बात करी है जिसमें नॉट अटैच में कुछ हो नहीं पाएगा। नेट में मैंने आपको बता दिया कि पोर्ट फॉरवर्डिंग की तरह आप इंटरनल बात कर सकते हो। नेटवर्क में वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक DHCP भी कन्फिगर हो जाता है जो कि डिफ़ॉल्ट में वर्चुअल मशीन को अलग अलग IP देता है। यहाँ पे IP सेम ही रहते हैं, इस वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ब्रिज के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपके लैन के अंदर सिस्टम कनेक्ट है, उसके ऊपर जो भी सर्विस है पूरे लैन में जितने लोग हैं सबको वो एक्सेसिबल है। इंटरनल नेटवर्क सिर्फ आपस में वर्चुअल मशीन ही कम्युनिकेट कर पाएगी, बाकी कोई कम्युनिकेट
नहीं कर पाएगा। होस्ट मशीन में आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, वर्चुअल टू वर्चुअल, वर्चुअल टू होस्ट, होस्ट टू वर्चुअल, है ना, बाई डायरेक्शनल, बट ये लैन और वैन में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज नेटवर्किंग को लेकर के सिर्फ इतनी ही चर्चा थी। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। बट इन केस, है ना, इन केस अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या किसी चीज़ की नहीं समझ में आ रहा है या आप उसका एग्जाम्पल चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि यार ये चैनल आपके लिए काम का है और इसको बढ़ावा देना चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे थोड़ा हौसला मिलेगा, है ना, और जो मेरी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो भी शायद अप हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।